आर्टिकल राइटिंग जो है इस पर आजकल बहुत फोकस किया जा रहा है। और एक रिसर्च आई थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब, यहाँ जो आर्टिकल राइटिंग हो रही है उसकी क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी नहीं है। इसकी जब वजह मैं तलाश करता हूँ कि क्वालिटी क्यों नहीं है, वो वजह यह है कि हमारे यहाँ रिसर्च का कल्चर नहीं है। रिसर्च का कल्चर डेवलप होता है फिफ्थ क्लास से, प्रोजेक्ट जब दिए जाते हैं तो ये हर साल ये चलता रहता है। और जब यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू होती है तो रिसर्च का माइंडसेट बन चुका होता है। सवाल करना आ जाता है बच्चों को, सवाल और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना आ जाता है, उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है ये भी आ जाता है। पढ़ाई का अंदाज ऐसा रखा है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में, और हम रेप्लिकेट करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को। कैम्ब्रिज को कर रहे होते हैं, फिनलैंड को भी कर रहे हैं, सिंगापुर को भी कर रहे हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ अमूमन पढ़ाई जो है, वो जो स्टडीज हैं, इसको इतना ओन नहीं किया जाता, कमर्शलाइज कर दिया गया कि हम रिसर्च का कल्चर डेवलप नहीं कर सके। हमारे हमसायगी में जो इंडियंस हैं वहाँ भी रिसर्च का कल्चर है बहुत, लेकिन मैं देख रहा हूँ अरसा दराज से उनको कि वो भी इतनी क्वालिटी की तरफ नहीं आए, जस्ट क्वांटिटी की तरफ वो आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कल्चर जो है ये प्रोलॉन्ग होता है, साल साल लग जाते हैं इसको डेवलप होने में। जिंदा को में जल्दी कर लेती हैं, और जिनके पास वसाइल कम होते हैं, विल कम होती है, वो लेट हो जाते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग जो है दरअसल रिसर्च का एक टूल है, रिसर्च के माइंडसेट का, कि हम अराउंड द वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कितना अच्छा सॉल्व कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, कैरियर को एलिवेट कैसे कर सकते हैं। दूसरे जो हायर एजुकेशन के इदारे हैं उनमें इसकी वर्थ कितनी होती है, और हमें इससे क्या फायदे मिलते हैं अगर हम ये रिसर्च करते जाएं और आर्टिकल्स पब्लिश अपने करवाते जाएं। तो ये चीजें सारी समझने के लिए हैं आपके, कि हम इस तरफ क्यों आ रहे हैं आर्टिकल्स राइटिंग की तरफ। आर्टिकल राइटिंग का मतलब आज भी वही है कि इससे आप किताब लिखने की तरफ जा सकते हैं। और बुक जो होती है, अगर आपके सीवी में कहीं बुक लिखी हुई है, आर्टिकल राइटिंग लिखी हुई है, तो आप यकीन करें कि जिस फोरम पे भी जाएंगे तो इसकी वर्थ सबसे ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कहता कि सारी वर्थ ही इसी की होती है, लेकिन इसकी वर्थ बड़ी होती है आर्टिकल राइटिंग की। और ये आर्टिकल राइटिंग एक खास फॉर्मेट से लिखा जाता है। जिस तरह से कल हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ा था कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, and by that information we analyze and draw results and findings to contribute new ideas to solve problems to deep our understanding about the situation. तो वो उसका अच्छा हमने मेथोडोलॉजी को यूज किया, तो हम उसको सबसे छोटा टूल क्या हो सकता है जिसके जरिए से मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकें, तो वो आर्टिकल राइटिंग हो। आर्टिकल राइटिंग डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज के लिए जरूरी है, कैरियर एडवांसमेंट के लिए, जैसा कि मैंने कहा, स्किल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और स्कॉलरशिप अचीवमेंट के लिए जरूरी है, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां वहाँ दाखिले के लिए जरूरी है। और ये इतनी जरूरी है कि आप इसके जरिए से फंडिंग हासिल कर सकते हैं। फंडिंग पैसे ले सकते हैं कि हम इस पर काम करते हैं तो उस पर आपको फंड्स मिल सकते हैं। वो एक अलग खेल है कि किस तरह से फंड्स लेने हैं उनसे, और प्रपोजल कैसे बनानी है। मैंने एनजीओ के साथ काम किया, वो कर ही रहे होते हैं कि वो प्रपोजल्स बना रहे होते हैं, प्लान्स दे रहे होते हैं, वर्केबल प्लान्स, और रिसर्च करके दे रहे होते हैं, तो उनको फंड्स मिल रहे होते हैं। एक यूनिवर्सिटी का मैं आपको सुनाऊं हाल, वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी थी, बहुत पहले मैंने उसके बारे में पढ़ा था। तो वहाँ एक विजिट करने के ऑफिसर, तो उन्हें मिलवाया गया, बड़ी शख्सियत थी, उन्हें मिलवाया गया सब तमाम टीचर्स के साथ। एक टीचर वहाँ नहीं था। उन्होंने कहा ये टीचर किधर है, कहते ये टीचर आते ही नहीं यूनिवर्सिटी में। तो कहते कि फिर आप कोई एक्शन नहीं लेते इनके खिलाफ। उन्होंने कहा हम क्या एक्शन लें, जो क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी इन्हीं की फंडिंग से चल रही है। कहते वो कैसे, कहते ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी को बहुत पैसा कमा के दे रहे हैं, तो उन्हें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं जहाँ वो मौजूद है। तो आर्टिकल राइटिंग ऐसी चीज है कि इसमें आप ना सिर्फ अपनी कैरियर ग्रोथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और स्कॉलरशिप अचीवमेंट और
रिकग्निशन के साथ साथ आप मॉनिटरली बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप ये जहन में रखें कि ये जो हमारा दौर था जब हम पढ़ रहे थे, उस वक्त इकोनॉमी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती थी लोगों के लिए। वो तालीम को तालीमी बस समझते थे। लेकिन आपका ये जो दौर है ये चेंज हो चुका है, और 92 से चेंज हो चुका है। 92 में एक थ्योरी आई थी, वो जो किताब है फुकुयामा की, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, उसमें उसने ये कहा कि अब दुनिया जो है उसकी हिस्ट्री खत्म हो गई है, आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि कौन कम्युनिस्ट है, कौन कैपिटलिस्ट है, कौन जो है वो इस्लामिस्ट है। तो ये अब हिस्ट्री इन इजम्स की नहीं लिखी जाएगी, अब हिस्ट्री इकोनॉमी की लिखी जाएगी, कि कौन सी नेशन है उसकी इकोनॉमी अच्छी है, और कौन सा फर्द है जिसने अपनी इकोनॉमी को तरक्की दी। तो इकोनॉमी से जुड़े हुए रिसोर्सेज, रिसोर्सेज से जुड़े हुए आपके आइडियाज, आप नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है। तो आर्टिकल राइटिंग का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए ये जरूरी है। और आपका जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, आपकी सोशल डेवलपमेंट होती है, उसके लिए रिसर्च ज़रूरी है। आप रिसर्च अपने इमीडिएट प्रॉब्लम से कर सकते हैं, नेशनल इश्यूज पे कर सकते हैं, रीजनल पे कर सकते हैं, ग्लोबल पे करके अपने लोकल तक लेके आ सकते हैं कि हमारे साथ कैसे हम इन मिसालों को देख के सामने रख सकते हैं। तो ये आर्टिकल राइटिंग जो है ना, ये इसकी डोमेन फैली हुई है, आपके इर्द गिर्द फैली हुई है, आपकी पर्सनल लाइफ से फैली हुई है। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो एक नॉवल है, शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो, प्राइड एंड प्रेजुडिस, पढ़ा है किसी ने? एनीबॉडी? जी सर, मूवी देखिए। अच्छा, मूवी देखी है, ठीक है इब्राहिम। तो वो नावल पढ़ो, पढ़ने से मजा आता है। वो एक खातून थी, घरेलू खातून थी, वो इर्द गिर्द होने वाली तमाम चीजों को नोट कर रही थी। थीम ऑफ लव एंड मैरिज था, और वो कहती थी कि उसने साबित किया कि शादियां कैसे होती हैं और मैच कैसे बनते हैं, और वो ऐसा लड़का जो कमाऊ हो बहुत ज्यादा और वो कमा रहा हो, तो वो आइडियल होता है लड़कियों और लड़कों के लिए। ये 19th सेंचुरी का जो इंग्लैंड था उसका उस पर है। तो उसने छोटी छोटी चीजें जो है ना वो उसने नोट की और उसने वो नावल में लिख दी। और वो नावल आज तक शोहरा फाक है, और कमाल है वो नावल। 5 थीम्स हैं, हाउ टू लव एंड मैरिज। तो वो पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को, खासतौर पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नावल जरूर पढ़ना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ से। तो अब वो वजह क्या थी कि उसने ये देखा और वो लिख दिया। इंग्लिश लिटरेचर मैंने पढ़ाया है, और उसमें मैं क्रिटिसिज्म पढ़ाता रह गया। उसमें एक शख्स है लॉन जाइनस, वो फलस्तीन में रहता था। वहां से वो सफर करके मिस्र में आया सन 70 AD में, 70 ईस्वी में, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 70 सदी में। तो वहां उसने किताब लिखी एक, और किताब थी वो लाइब्रेरी जल गई। उसमें से कुछ उसके वर्के रह गए, बाकी वो वर्के आज हमारे इंग्लिश के लिटरेचर का हिस्सा है। उसने सब लाइन पे लिखा है कि किस तरह से हमने अपने आप को, अपनी तहरीर को, अपनी स्पीच और टेक्स्ट को किस तरह से बेहतर करना है, अपने राइटिंग स्टाइल को कैसे बेहतर करना है। तो उसे मॉडर्न थिंकर कहते हैं, लॉन जाइनस को। वो कहता है मैन कैच फायर फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ अदर्स, कि दूसरों की रूह से इंसान आग लेता है। जिस तरह से अब मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप मेरी बात से कुछ इंस्पायरेशन ले, आपकी जिंदगी में चेंज आ जाए। तो वो ये कहता है, वो कहता है रीड ग्रेट एंड इन दिस वे यू कैन अचीव योर ओन ग्रेटनेस। तो वो तहरीर थी जो हमारे तक पहुंची है उसकी। तो मैं उसकी बातें आज कर रहा हूँ 2025 में, यानी ईसा की पैदाइश से 2,500 2,500 साल बाद बात कर रहा हूँ बैठा यहाँ। तो ये इतनी अहम चीज है। आप जो लिखते हैं ना, नाम भूल जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, लेकिन मेरी आवाज है लेकिन आवाज मेरी घर याद रहे। तो ये आवाज है आर्टिकल्स राइटिंग और लिखना, ये आपको हजारों साल तक जिंदा रख सकता है। तो ये सवाल बहुत अच्छा है। एक किताब है और लाइन कट के, भुट्टो की जब हुकूमत खत्म हुई थी, तो उसमें स्टार्ट में ये जुमला था कि लोग मर के भी रहा करते हैं, जिंदा कैसे, किस तरह से जिंदा रह जाते हैं। तो हम अपनी तहरीरों में जिंदा रह जाते हैं। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसी तहरीरें लिखें, पूरी जिम्मेदारी से लिखें, अपने राइटिंग स्टाइल को जितना हो सके बेहतर करें। हो सकता है हमारी तहरीर इस इंसानियत के लिए फायदा दे दे, हमारी तहरीर हमें फायदा दे दे, हमारी तहरीर हमारी इकोनॉमी को फायदा दे दे। तो इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स को समझते चले जाएंगे। आज की जो यूथ है वो बोल नहीं सक रही, उससे बात नहीं करनी आती, उसको ना पॉलिटिकल डायलॉग आ रहा है, ना सोशल इश्यूज के ऊपर अपनी उसकी ओपिनियन है। उसकी वजह क्या है कि वो लिखते नहीं है। जब लिखेंगे तो सोचेंगे भी सही। मैं राइटिंग मेक मैन एग्जैक्ट,
फ्रांसिस बैकन का कॉल है, कॉन्फ्रेंस मेक अ रेडी मैन, यानी मशवरा करने वाला इंसान हमेशा रेडी होता है एक्शन के लिए, एंड राइटिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन। ये उसकी कोटेशन आप पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे कि उसने किस तरह से बड़ी अच्छी बातें की हैं, एग्जैक्ट बातें की हैं, और आप एग्जैक्ट बन जाएंगे, आपके पास वो टर्म्स होंगी कि आप उस टर्मिनोलॉजी में बात कर सकेंगे। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो इसी ग्रुप में पिछले सेशन में थी, वो मुझे बता रही थी सर आप एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी कैसे यूज कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये लिखने से आपकी आपकी लैंग्वेज भी एग्जैक्ट हो जाती है, आपको आप एग्जैक्ट वर्ड्स और बोल रहे होते हैं, जिससे रिप्रेजेंटेशन मिल रही होती है उन तमाम चीज़ों को जो हम इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप आर्टिकल राइटिंग की फॉर्मेट में बस लिख लें, जो एक फॉर्मल राइटिंग होती है कि स्टाइल क्या है लिखने का। आपने एक लिख लिया आर्टिकल, आप यकीन करें यू विल एंजॉय अ लॉट। आप डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते जाएंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते जाएंगे। तो ये होता क्या है, रात को 1 घंटा बैठ जाओ, सुबह उठ के नमाज के बाद या नमाज से जरा पहले 1 घंटा बैठ जाओ, आप लिख लोगे सिर्फ 1 आवर अ डे। आप जब उसका रिजल्ट देखोगे, 1 आवर अ डे का मतलब ये है कि पूरे दिन का कितने परसेंट बनता है, वो 5% बनेगा। तो अगर आप सिर्फ 1% यानी आप 10 से 15 मिनट भी देना डेली, तो एक महीने बाद उसका जो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वो 37% होता है। लेकिन बात वही है, कंसिस्टेंसी, डेली जागना, डेली बैठना। तो जो डेली जागता है, डेली बैठता है, कंसिस्टेंसी से लिखना शुरू करता है, तो वो उसका 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 ब्रेन डेवलप होता है, वो एग्जैक्ट मैन बनता चला जाता है, वो एंजॉय करता है फिर राइटिंग को। आप लोग रेसिपिएंट रहे हैं हमेशा, क्लास में गए, सुना, याद किया, मिड में आपने उसको ओमिट कर दिया पेपर के ऊपर, बस जस्ट यही है एजुकेशन? नो, इट्स नॉट एन एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स, नॉलेज मीन्स कि आप सोचने पे आमादा रहें, ज्यादा सोचें, यानी जो चीजें कर रहे हैं उसको सोच भी रहे हैं, तो आपको फिर एक एनलाइटनमेंट मिलती है। तो ये कुछ बातें थी जो जरूरी हैं कि राइटिंग को समझाने के लिए। राइटिंग का वर्ड मैंने समझाया, आर्टिकल जो साथ लगा हुआ है इसको अब मैं देखते हैं कि भाई आर्टिकल के जरिए से राइटिंग क्या होती है। राइटिंग की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि आप एक्सपोजिटरी राइटिंग भी देखते हो, और एक्सपोजिटरी राइटिंग में टाइप्स ऑफ एसेज पढ़ते हो, किस तरह से एसेज लिखने हैं, किस तरह से पैराग्राफ्स लिखने हैं। तो आप थोड़ा एक्सपोजिटरी राइटिंग की कोई बुक लेके वो भी एक दफा देख लीजिएगा, ताकि आपकी राइटिंग का स्टाइल आपको आ जाए, आप पर्सनल स्टाइल बनाए। ये जो लोग सीएसएस करते हैं, मैं सीएसएस वालों को पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम जो रह जाते हो ना, आता सब कुछ है तुम्हें, लेकिन होता ये है कि तुम्हारा अपना राइटिंग स्टाइल नहीं है। वो राइटिंग स्टाइल जिसका वो पूरी तहरीर में नजर आ जाता है। तो मैंने कहा वो राइटिंग स्टाइल डेवलप करो जो आपकी पर्सनल छाप हो। स्टाइल इज द मैन, जो स्टाइल है वही आपकी शख्सियत है। तो अब आगे चलते हैं जी, ज्यादा बात नहीं करता मैं, अपने टॉपिक पे रहे। आज हमारे पास थोड़ा शॉर्ट टाइम है शायद, और मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइम में ये वाला, ये आसान सी चीजें हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको इसे आसान करके समझा दूं तो मेरी कामयाबी होगी। तो राइटिंग दो किस्म की होती है, जर्नल राइटिंग होती है और एकेडमिक राइटिंग होती है। जनरल राइटिंग में जैसा आप चैटिंग करते हैं, फेसबुक पे चैट कर लेते हैं, मैसेंजर पे चैट कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर लेते हैं, तो वो जो है ना वो जनरल राइटिंग है। अगर आप उसमें भी फॉर्मेलिटी में रहें, वैसे आप उसमें भी रहते, अमूमन रोमन उर्दू में आ जाते हो, तो रोमन उर्दू ना लिखा करें। जिसने अपनी इंग्लिश ठीक करनी है, राइटिंग स्टाइल बनाना है, वो हर जगह इंग्लिश को राइट अप करे, और वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करे, कन्वर्सेशनल इंग्लिश बोले। तो वो जो है ये जनरली उसकी राइटिंग और बोलना अच्छा होता चला जाता है। आप चैटिंग भी कर रहे हैं तो सही इंग्लिश में किया करें। मैं तो किसी को अलाउ नहीं करता अपने स्टूडेंट को कि अगर वो रोमन उर्दू में मुझसे बात कर रहे हैं, उर्दू में लिख के भेज रहा है, मैंने कहा भी आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, आप मुझसे इंग्लिश में चैट करें, और मेरी भी अंग्रेजी खराब ना करें, अपनी भी अंग्रेजी खराब ना करें। तो जो जर्नल राइटिंग होती है ये ओपिनियन बेस्ड हो सकती है। ऑडियंस इसका ब्रॉड होता है, इसमें ऑडियंस का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लिख किसके लिए रहे हैं। तो क्या पब्लिक रीडर्स के लिए लिख रहे हैं, ब्लॉग फॉलोअर्स के लिए लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं, जो तो आप किसके लिए लिख रहे हैं, तो ऑडियंस का समझना जरूरी है। ये जो ऑडियंस है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दूं, आपका ऑडियंस कौन है। एकेडमिक राइटिंग का ऑडियंस दूसरा होता है, मैं उधर पे बाद में आता हूँ अगली स्लाइड पे। और ब्लॉग पोस्ट अबाउट व्हाई एक्सरसाइज इज अ फन, अगर ये लिखेंगे तो ये एक जर्नल राइटिंग होगी। और ए न्यूज़पेपर आर्टिकल गिविंग पर्सनल ओपिनियन ऑन पॉलिटिक्स, तो ये भी जो है वो जनरल राइटिंग में आता है। इसके की फीचर्स क्या होते हैं, इसमें एवरीडे लैंग्वेज यूज होती है, टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं होती।
एक होती है कलोकियल लैंग्वेज। कलोकियल जो होती है गली मोहल्ले की जबान, उसकी टर्मिनोलॉजी और होती है। और लेकिन एक होती है जनरल राइटिंग, वो उससे ज़रा बेहतर होती है। और उसमें जो है वो फॉर्मल चीज़ें कुछ आना शुरू हो जाती हैं, टेक्निकल नहीं होती। और उसमें हो सकता है कि इमोशंस इन्वॉल्व हो आपके, हो सकता है कि उसमें आपके ज़ाती एक्सपीरियंसेस इस्तेमाल हो सकता है कि आप उसमें स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, कहानी सुना रहे हो। और इसका जो मकसद होता है वो तीन मकसद होते हैं। टू एंटरटेन, किसी को, ऑडियंस को एंटरटेन करना। कोई माइक खुला हुआ है, तारेब का माइक खुला हुआ है। Uh, please keep your mics muted. जी। तो आपका किसी को किसी बात पे आमादा करना है, परसुएड करना है, और या आपने किसी को क्विकली इन्फॉर्म करना है किसी बात के हवाले से, तो ये एक जर्नल सी राइटिंग होती है जो इनफॉर्मल से बढ़कर फॉर्मेलिटी की तरफ आती है। लेकिन ये पूरी फॉर्मल नहीं होती। अगर पूरी फॉर्मल हो जाए तो एकेडमिक बन जाएगी। हाँ जी, एकेडमिक राइटिंग क्या होती है? एकेडमिक राइटिंग जो है वो फॉर्मल है। फॉर्मल का वर्ड जेहन में रखें। स्ट्रक्चर्ड है एंड एविडेंस बेस्ड है, यानी उसका एक स्ट्रक्चर होगा फॉर राइटिंग का। और उसमें एविडेंस जरूर होगी। जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी उस स्टेटमेंट के साथ एक एविडेंस होगी, उसके बगैर एविडेंस की स्टेटमेंट नहीं होती। वो स्कूल जाता है, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि उसने तालीम हासिल करनी है, ये एविडेंस है। स्कूल में तालीम दी जाती है, एविडेंस भी दे दी। तो ये वाला फॉर्मेलिटी होती है उसमें। इसे आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट होती है और उसके बाद उसके साथ एविडेंस होती है। तो फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड और एविडेंस बेस्ड। स्ट्रक्चर में ग्रामर आ जाती है। जो ग्रामर का, जो भी लैंग्वेज होगी उसका ग्रामर का स्ट्रक्चर होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी ग्रामर का पूरा स्ट्रक्चर है। तो ग्रामर इज द स्केलेटन ऑफ लैंग्वेज, वो स्केलेटन है। उसके बगैर वो एक गोश्त का लोथड़ा जिस तरह से खड़ा नहीं रह सकता, तो वो नहीं रह सकता, जबान खड़ी नहीं रह सकती। तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ, भैया अगर एकेडमिक राइटिंग करनी है तो आप इर्द गिर्द आपके जो पढ़ रहे हैं बच्चे आपके नेबरहुड में, आप उन्हें क्या, मैं आपको फ्री में इंग्लिश पढ़ा देता हूँ या पढ़ा देती हूँ। तो आप पढ़ाना शुरू कर दें। तो अब आप पढ़ाएंगे तो आपको आ जाएगी ग्रामर अच्छी तरीके से। आप दो चार बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो आपका ग्रामर पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। एविडेंस का मतलब है कि आप उसके लिए आर्ग्यूमेंट लेकर आए, उसके लिए आप एक सबूत लेके आए। तो ये फॉर्मल राइटिंग होती है। इसका ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में फर्क होता है। सब्जेक्टिव ये होता है कि आप खुद से वर्ड्स कॉइन कर रहे होते हैं, खुद से टर्म्स बोल रहे होते हैं अपनी बनाई हुई। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वो होता है कि जो जिसमें आपके इमोशन शामिल शामिल ना हो, जिसमें आपकी ओपिनियन शामिल ना हो। तो उसको हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज है। अवॉइड पर्सनल बायस, इसमें आपका पर्सनल बायस ना हो, यानी आप अपनी, जैसे ओपिनियन है ना, ओपिनियन बायस होती है, तो आप अपनी ओपिनियन ना दे रहे हो, आप जस्ट एक सिचुएशन को डिफाइन कर रहे हो। तो एकेडमिक राइटिंग होती है। ऑडियंस इसका स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो आर्टिकल का ऑडियंस जो है ना वो स्कॉलरली कम्युनिटी है। लिहाजा आपकी लैंग्वेज बहुत फॉर्मल होनी चाहिए। वहाँ कोई वो कॉमेडी पढ़ने के लिए लोग नहीं बैठे, और वो आपके रिसर्चर्स आपकी पढ़ेंगे आपकी इस राइटिंग को, और स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, ए जर्नल आर्टिकल, रिसर्च थीसिस एंड कॉन्फ्रेंस पेपर, ये सारे फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग में आते हैं। तो आप एकेडमिक राइटिंग के हवाले से भी आप कुछ स्टडी कर लें, ग्रामर के साथ साथ कि एकेडमिक राइटिंग होती क्या है, और सिंपल सिंपल वे में लिखना शुरू करें। मैं, मेरी ट्रेनिंग एक खातून ने की, इधर लाहौर में थी, हमारा हम ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा इंग्लिश लिखने के लिए क्या करना है। तो उसने मुझे एक जुमला बोला, कहती ऑलवेज बी सिंपल, सिंपल रहना। मैंने उसकी बात पकड़ ली, तो मेरी इंग्लिश राइटिंग स्किल तो बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मैं सिंपल रहता था। हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कम्प्लेक्स लिखने की, कम्प्लेक्स ना लिखो, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाता है इंसान। और फिर एकेडमिक राइटिंग में टेक्निकल वोकैबुलरी होती है, व्हेन वी नीड इट। टेक्निकल से मुराद क्या है? जब आप बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स की, तो उसमें जो जियो पॉलिटिकल वर्ड्स आते हैं, जैसे स्ट्रेटजी का वर्ड आएगा, ऑप्टिक्स का वर्ड आएगा, टेक्टिकल का वर्ड आएगा। तो आपने जियो पॉलिटिक्स की बात कर दी। जब आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन का वर्ड आएगा, उसमें जो है वो ट्रेड सरप्लस का आएगा, बजट डेफिसिट का वर्ड आएगा, इंटरनेशनल ट्रेड डब्ल्यूटीओ का आएगा वर्ड। तो आपको सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट्स द प्राइस। तो ये आपके लिए वर्ड्स आपको जरूरी है बोलना।
तो आप जब ये समझ जाते हैं कि आप जिस डोमेन में बात कर रहे हैं आप उसके टर्म्स को भी यूज करेंगे, तो दैट इज एकेडमिक राइटिंग, जो टेक्निकल वोकैबुलरीज को कहते हैं। तो इसके लिए मैं आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी सुना होगा एक्टिवेटर, सुना नाम एक्टिवेटर, इंग्लिश एक्टिवेटर। आपने तो बहुत से सुने होंगे ना, थिसॉरस है और अला बलाड, इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं। तो एक्टिवेटर मिलता नहीं। एक्टिवेटर जो है ना वो लॉन्ग मैन ने बनाया, सिर्फ लॉन्ग मैन का एक्टिवेटर मिलता है, और उसमें टॉपिक के हिसाब से वोकैबुलरी की को कॉम्बिनेशन दिया जाता है। जैसे आपने वेदर को डिफाइन करना है तो आप वेदर से रिलेटेड तमाम ईडियम्स एक्सप्रेशन उसमें आ जाएंगे, तो आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्टिवेटर का यूज करें। अगर नहीं कर सकते तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसे कहें कि इस डोमेन की सारी टेक्निकल वोकैबुलरी है वो मुझे एनलिस्ट कर दो, 10 बेसिक वर्ड्स पकड़ा दो, तो वो आपको पकड़ा देगा। आगे चलते हैं जी, रिक्वायर्ड साइटेशन। तो एकेडमिक राइटिंग में जो कि एक फॉर्मल ऑब्जेक्टिव और ऑडियंस उसका स्पेशल होता है और उसमें टेक्निकल वोकैबुलरी होती है, आप जो भी बात करेंगे, अब एविडेंस बेस को जो पहली लाइन है मैं उससे पकड़ रहा हूँ, उसके लिए आप बताएंगे ये मैंने एविडेंस कहाँ से ली। तो इसे कहते हैं साइटेशन। आपने साइटेशन देनी है और उसका रेफरेंस देना है टू सपोर्ट क्लेम्स, ताकि आपके जो दावा है, आपकी जो स्टेटमेंट है, उसको आप सपोर्ट दे सकें। और फिर आपने इस चीज़ का एकेडमिक राइटिंग में ख्याल करते हैं कि लॉजिकल फ्लो हो। जब आप जनरल राइटिंग लिखे होते तो आप कहीं की बात कहीं से जोड़ रहे होते हैं, आसमानों को जमीन से मिला रहे होते हैं, जमीन को बादलों से मिला रहे होते हैं, तो उससे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आपका शऊर आपको जिधर जिधर लेके जाता रहे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एकेडमिक राइटिंग में लॉजिकल फ्लो है कि कोहेजन होती है। लॉजिक कहती है कि पहले इंट्रोडक्शन हो, लॉजिक कहती है कि उस इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी हो, और जिस मेन बॉडी में आर्गुमेंट्स विद एविडेंस हो, एविडेंस के साथ साइटेशन हो, और फिर आप उससे एक नतीजा निकालें, कंक्लूजन। तो फिर ये आपका एक लॉजिकल फ्लो होगा। अब आते हैं इसकी तरफ कि जो टोन कैसी होती है। कल मैंने जिक्र किया था कि बात लहजे की है, वरना लफ्ज आतिश फशा नहीं होते। टोन बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब आपकी। आप आज से ना अपने टोन पे प्रैक्टिस करना, आप उसको चेंज करके देखना। सख्त बात नरम टोन में करोगे तो कबूल कर दी जाएगी, नरम बात भी सख्त टोन में कहोगे तो वो रिएक्ट हो गया, लोग रिएक्ट करेंगे उसको। तो वो कहते हैं ना, लोगों को कायल ना करो, लोगों को माइल करो। तो माइल करना जो है वो टोन से होता है। और टोन जो एकेडमिक राइटिंग की है वो न्यूट्रल है, आपने बायस टोन यूज नहीं करनी, किसी के साथ आप पार्टीजन नहीं, बाय पार्टीजन आपने चलना है। और प्रिसाइज हो, प्रिसाइज का मतलब ये जितनी जरूरत है उतना बोलना है। वर्बोसिटी ना हो, यानी बड़े बड़े वर्ड्स आप ना लिखें, बम्बास्टिक वर्ड्स ना लिखें आप, उसमें भारी भरकम लोडेड वर्ड्स। एग्जैक्ट सिंपल वर्ड्स हो और प्रोफेशनल उसकी टोन होनी चाहिए। तो टोन में ये तीन चीजें, न्यूट्रल, प्रिसाइज और प्रोफेशनल। अच्छा, ये तो कुछ थी एकेडमिक राइटिंग और जनरल राइटिंग की बात। तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो जनरल राइटिंग होती है उसका ऑडियंस और होता है, उसका स्टाइल और होता है। लेकिन हमारा ताल्लुक आर्टिकल राइटिंग में जो लैंग्वेज है वो एकेडमिक राइटिंग होगी। एकेडमिक का वर्ड आएगा तो ये उसका प्रॉपर वर्ड है एकेडमिक राइटिंग, और उसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं, देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ए रिसर्च आर्टिकल, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। It in academic publishing, every research article usually follows standard structure. तो एक standard structure होगा उसका। This help reader quickly understand what was studied, how it was done, and what was found. तो आपको पता चलेगा उस स्ट्रक्चर में कि हमने पढ़ा क्या था, और ये किस तरह से लिखा गया था, और हमने इसमें से क्या पाया। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर कर देंगी इसका स्ट्रक्चर में। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, वर्ड स्ट्रक्चर, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक फिलोसफी हमारे सामने आई कि हर चीज में एक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जंग से तबाह हो गया था सारा यूरोप, तो अब इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना था। तो ये फिलोसफी सामने आती है कि ये जो आपको क्यास नजर आ रहा है, ये जो तबाही नजर आ रही है, इसमें आपको एक खूबसूरत उभरता हुआ शहर भी नजर आ रहा है, तो हम इसको बनाएं। तो फिर ये स्टडीज आगे आई, तो ये फिर लिटरेचर में भी यूज हुआ, फिर हर जगह ये फिलोसफी यूज हुई। हर चीज में स्ट्रक्चर होता है, और सिस्टम थ्योरी भी इंट्रोड्यूस हुई कि स्ट्रक्चर में सिस्टम्स भी होते हैं कि इनपुट आउटपुट होता है, उसमें प्रोसेसिंग दरमियान में होती है। तो ये स्ट्रक्चर का अब हमेशा से अब इस्तेमाल शुरू हो गया है। हमारे उर्दू में लिखा होता था, बचपन में हम पढ़ते थे ढांचा, फिर मैंने कहा ये ढांचा कहाँ से आ गया, ढांचा तो इंसान में होता है।
तो हमारे टीचर हमें समझा नहीं सके कि ढांचा क्या होता है। बाद में फिलोसफी को पकड़ समझ के ना फिर मुझे आया। अब आते हैं उसके स्ट्रक्चर के बाकायदा पहलू की तरफ। पहला जो स्ट्रक्चर आएगा आपके आर्टिकल राइटिंग का, वो मैं आपको आखिर शुरू से दिखा देता हूँ। मैंने एंड पे रखा हुआ है, लेकिन मैं पहले आपको दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर, फिर मैं दोबारा इसी पर आऊंगा। जी, आपको ये नजर आ रहा है, ये मेरा एक आर्टिकल है, तो इसमें आप देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना। तो इस एब्स्ट्रैक्ट में देखें आप, तो ये इसका फॉन्ट इटैलिक्स में है, और ये फॉन्ट का साइज भी छोटा है, और ये इसकी जो पोजीशनिंग है वो मिड में है, और ये बड़ा लाइन स्क्वीज है, जैसे 1.2 का डिफरेंस होता है वो नहीं है, इसमें स्क्वीज है बिल्कुल। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। इसके नीचे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। अब कीवर्ड्स कौन से होते हैं? कीवर्ड्स वो जो टॉपिक है जो लिखा जा रहा है, जो टॉप पे टॉपिक लिखा हुआ है, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इन्फ्लुएंस इन पोस्ट 9/11 इराक। तो इसमें ये जो ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक, इसके मुताबिक नीचे जो है वो हमने एक इंट्रोडक्शन करवाया। एक होती है मूवी और एक होता है उसका ट्रेलर। तो मूवी का ट्रेलर जो है वो उसका एब्स्ट्रैक्ट है। आपके रिसर्च आर्टिकल ट्रेलर, आर्टिकल का जो ट्रेलर है वो एब्स्ट्रैक्ट है। ये आपको बताता है कि आगे हम इस आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें क्या है, हमारी दिलचस्पी की कोई चीज है या नहीं है, क्योंकि ये ट्रेलर है। और मैं तो पहले ये एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता हूँ, फिर मैं देखता हूँ हाँ ये मेरे से ज़रूरत इसकी पूरी होती है तो मैं इसको पढ़ता हूँ मजीद, फिर आगे मैं बढ़ जाता हूँ। तो ये एब्स्ट्रैक्ट का थोड़ा सा इंट्रो दिखा दिया, नीचे कीवर्ड्स भी दिखा दिए मैंने, और ऊपर मैंने आपको ये भी बताया कि टॉप पे टाइटल है और उसके नीचे ऑथर्स का नाम है। जैसे नीचे मेरा, मैं फर्स्ट ऑथर हूँ नईम महबूब मलिक। उस वक्त मैं वो नहीं बना था, तो PhD स्कॉलर था, मेरा नाम डॉक्टर नहीं था। मेरे जो सुपरवाइजर साहब हैं सैयद ख्वाजा अलकामा साहब हैं, ये ख्वाजा नाजमुद्दीन जो हमारे दूसरे वजीर आजम थे उनके भतीजे हैं। ये मुस्लिम लीग इनके घर में बनी 1906 में, इनकी हवेली में। मैंने इनकी तस्वीरें उन्होंने मुझे भेजी, मैंने वो हवेली की तस्वीरें देखी, फिर मैं इनकी पर्सनल किताब भी पढ़ रहा हूँ, बायो लिखी है इन्होंने। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 71 में ऑप्ट किया था। बहुत बड़ी शख्सियत है डॉक्टर सैयद ख्वाजा अलकामा साहब। कभी मिलने का मौका मिले तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ है वो। बहुत ज़बरदस्त इंसान है, और मैं ऑनर है कि मैं उनका शागिर्द हूँ। अब आते हैं वापस अपने स्ट्रक्चर की तरफ जो हम पढ़ रहे थे। तो ये स्ट्रक्चर जो आपने देखा, ये इसके लिए ये इट्स अ शॉर्ट समरी ऑफ द एंटायर स्टडी, और इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं 150 से 250 तक आते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और इसमें पर्पस होता है कि आप आर्टिकल क्यों लिखने जा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। फिर दूसरी चीज मेथड होता है कि कौन सा मेथड यूज करना है। मेथड वही है जो पीछे मैं जिक्र कर रहा हूँ, रिसर्च मेथडोलॉजी। तो और फिर इसमें की रिजल्ट्स भी थोड़े बता दिए जाते हैं कि जो इसमें से रिजल्ट निकले, पर्पस बता दिया जाता है, मेथड, की रिजल्ट्स, और जो कंक्लूजन आपका है वो। तो ये सिनॉप्सिस बन जाता है, या ये उसका एक शॉर्ट समरी बन जाती है पूरे आर्टिकल की, वहां से समझ में आ जाता है। तो अमूमन जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट उठा लेते हैं, टॉपिक और एब्स्ट्रैक्ट, और उसके उसके मुताबिक हम डिस्कशन हम आगे बढ़ाते हैं। लिटरेचर रिव्यू में हम पूरा भी नहीं पढ़ते, जरूरत भी नहीं होती पूरा पढ़ने की। और अगर आपको लगे आपको जरूरत है पूरा पढ़ने की, या उसमें से प्रॉपर लाइंस आपने पढ़नी है, तो आप वहां जा सकते हैं, वहां जाकर पढ़ सकते हैं। तो एक और अब तो बहुत अच्छा आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे है आर्टिकल राइटिंग में। उसके लिए तो शफकत रसूल साहब हम अलग से एक वर्कशॉप कर सकते हैं। और वो काफी अब नई चीजें आ चुकी हैं जिसके जरिए से अब AI का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ये रिसर्च में। और अगर हम कहें कि नहीं करना चाहिए तो मैं कहूँगा बिल्कुल गलत है। और अगर मैं कहता हूँ कि सारा AI ही करना चाहिए तो मैं वो कहूँगा वो भी गलत है। इंसानी एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से हम एब्स्ट्रैक्ट और उसके मुताबिक फाइंडिंग्स को आराम से निकाल लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं जी। हेल्प्स रीडर्स डिसाइड वेदर द पेपर इज रेलिवेंट टू दैम। यहाँ भी पता चल जाता है कि हम जब डाउनलोड करते हैं पेपर तो हमें नहीं पता होता कि जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं, ये जो पेपर डाउनलोड किया है, ये पेपर उससे कितना रेलिवेंट है, नहीं पता चलता जब तक कि टॉपिक लिखा होता है। हो सकता है टॉपिक में सिर्फ रेलिवेंसी हो। तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि हमारे पेपर की कौन सी डोमेन ये पेपर पूरी कर रहा है, उसको हेल्प आउट कर रहा है, उससे सिमिलर है। जैसे लेक्चर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट एज द ट्रेलर ऑफ द मूवी। तो ये यानी जो
अगर हम एग्जांपल दें लेक्चर वाली, तो ये ट्रेलर ऑफ द मूवी शुरू में ये बात मैंने कर दी थी। इट टेल्स द एसेंस विदाउट द फुल डिटेल्स, बगैर डिटेल में जाए हमें पता चल जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट का पहला जो स्ट्रक्चर का आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर है आर्टिकल राइटिंग का, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल उसके नीचे आता है जो आपने ऊपर टाइटल दिया होता है और आपके नेम होते हैं जो ऑथर्स होते हैं, उसके बाद फौरन ये एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। इसके लिए वर्ड भी लिखा हुआ था एब्स्ट्रैक्ट, और ये शॉर्ट समरी होती है जिसमें पर्पस, मेथड, की रिजल्ट्स, कंक्लूजन होते हैं, और ये जो है डिसाइड करता है कि ये पेपर एब्स्ट्रैक्ट के आपको ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर में। नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर दूसरा, वो जो टॉपिक लिखा होता है उसका बैकग्राउंड उसमें नजर आता है हमें कि वो बैकग्राउंड क्या है उस टॉपिक का जो ऊपर लिखा हुआ है। और फिर इसमें ये भी पता चल जाता है हमें कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम का जिक्र किया गया। अब रिसर्च प्रॉब्लम जब बयान की जाती है तो रिसर्च प्रॉब्लम प्रॉब्लम का एक पार्ट होता है जिसको एक आर्टिकल डील कर रहा होता है, बाकी उसके पार्ट्स जो है वो गैप होता है, गैप कहलाता है। जैसे एक आर्टिकल, ये जो मेरा आर्टिकल है, ये इन्फ्लुएंस को देख रहा है, लेकिन ये इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अमेरिका के